एक रोज की भी लोड शेडिंग जो थी वो नहीं हो रही थी और ना ही होने का कोई अंदेशा था। और पेट्रोलियम के और डीजल के 3 माह के स्टॉक्स हम छोड़ के गए स्टोर्स के अंदर, जो कि मेरे ख्याल है पिछले 20 से 30 साल के अंदर हाईएस्ट लेवल था। जो अवाम की कौम की तवक्कुआत थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि वो इंतहाई एक ईमानदार ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्होंने कल साबित भी किया है। तो एक तो ये मामला है और दूसरा क्योंकि जब उन्होंने रोकने होते हैं तो जो इस्तीफ़े मंजूर करके भेजे थे इन्होंने जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उसके ऊपर उन्होंने कोई अमल नहीं किया था, लेकिन अब जो है वो अमल बिल्कुल करेंगे। रियासत के तौर पर हम देखते हैं कि उस तरह का रद्दमल नहीं होता, कंडेम मजम्मत कर देते हैं लेकिन वो वाक़या होने देते हैं, उसके बाद उसको कोई सज़ा भी नहीं दी जाती। तो ये एक अलमिया है, जबकि हम देखते हैं कि 57 तो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी बड़ी तादाद है, वहाँ कंडेम भी किया जाता है। तो अब वक्त आ नहीं गया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर एक सज़ा का तयन किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप पता चला के साथ मैं हूं सदीक जान। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल है, वो आपके सामने है। एक तरफ तो कल जो निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसको तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया और इमरान खान साहब ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी। कल लाहौर में होगा, परसों रावलपिंडी में होगा, साथ ही अदालत भी जाएंगे और इसके ऊपर भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट तहरीक इंसाफ करेगी। साथ ही आज तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई कि उनके MNAs जो हैं वो जाएं और वो अपने जो इस्तीफ़ों का मामला है उसमें मुलाकात करें, वो जो राज्य परवेज़ अशरफ हैं स्पीकर उनके साथ, लेकिन 3 दिन के लिए पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पार्लियामेंट बंद है, कोई भी अंदर जा नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा मसला जिस पे हम बात करते हैं वो है 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुल्क में ब्रेकडाउन को और पूरा मुल्क इस वक्त अंधेरों में छाया हुआ है और कोई पता नहीं चल रहा कि हुकूमत क्या कर रही है, किस तरह से इसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा इस मसले को। हमारे साथ हमाद रज़ा साहब मौजूद हैं, नूरुल आरफीन साहब भी मौजूद हैं। हमाद रज़ा साहब की तरफ जाएंगे। हमाद रज़ा साहब, आपने कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया कि आपके जो सोर्सेज हैं मुतलका मिनिस्ट्री में, उन्होंने आपको बताया है कि अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि मसला है क्या। 750 मेगावाट सिर्फ जो है वो बहाल हुई है बिजली और वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही। तो सर सबसे पहले इस हवाले से बताइएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी। जी बिल्कुल, मेरे पुराने कॉलीग्स हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया कि ये जो फॉल्ट आया ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंशियल की वजह से आया, न्यूक्लियर प्लांट ट्रिप किए और फिर न्यूक्लियर प्लांट्स के ट्रिप करने के बाद एक कैस्केडिंग निजाम के जरिए वो सिस्टम ट्रिप कर गया। एक मरतबा हमारे दौर में भी ऐसे हुआ था, लेकिन हम 4-5 घंटे के अंदर हमने सिस्टम टाइप कर दिया था और कंट्रोल यूनिट बनाया था, वो मौजूद थे वहां पे। और जितनी देर मैं वजीर रहा तो तैयारी रखते थे कि ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आए, क्या होगा, किस बंदे की क्या ड्यूटी होगी, कैसे फॉल्ट को डायग्नोज करना है। अब मुझे ये बताया गया कि क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी मिनिस्ट्री तो है नहीं, सिर्फ वो एक मतलब सेरेमोनियली मिनिस्टर हैं जो मौजूद है, काम शाम इतना होता नहीं है वहां पे, तो रडरलेस चल रहा है काम अभी तक और अभी तक फॉल्ट हकीकी मानों में ट्रेस नहीं हुआ। 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट पहले रिस्टोर किया गया, फिर वो दोबारा ट्रिप हो गया, फिर वो दोबारा रिस्टोर किया गया। अब हाइडल सिस्टम भी जो है वो थोड़ा सा सही तरह काम नहीं कर रहा, तो बिल्कुल एक कंफ्यूजन का आलम है। और जिस तरह तमाम मुल्क के जो शोबे हैं वो एक रडरलेस तरीके से चल रहे हैं, तो इस वक्त ये एक फॉल्ट ऐसा था जो कम से कम 4-5 घंटे का, चले 6 घंटे रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, 12 घंटे होने को आ गए हैं और अभी तक इनसे फॉल्ट ही ट्रेस नहीं हो। और अभी भी मुझे ये बताया गया है कि ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे थे कि बिजली आने वाली है या कुछ, अभी भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा, कल तक भी बात कर सकती है। हमाद साहब ये बताइएगा कि ये जो 12 घंटे से ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया है और आपने कहा कि कल तक बिजली जो है वो बहाल होगी, तो सिर्फ अगर हम आज की बात करें तो मुआशी तौर पर मुल्क को कितना नुकसान हुआ होगा और किस किस तरह से नुकसान हुआ होगा? देखें, आज आपकी तमाम सनत बंद, उस पैदावार का हिसाब लगाएं, मतलब अगर हमारी 300 अरब डॉलर की GDP है तो 1 अरब डॉलर का तो एक दिन में हम GDP प्रोड्यूस करते हैं ना। आपकी तमाम सर्विसेज बंद, आपकी तमाम वो बंद तो चले, उसमें से आपकी ज़राअत जो है वो उसको शायद इतना फर्क ना पड़ा हो एक दिन की बिजली की बंदिश है, लेकिन आपकी सर्विसेज और आपका वो तो ये कम से कम आपको 300 से 400 मिलियन डॉलर का मेरा तखमीना है कि नुकसान सिर्फ माशी पहुंचा है
उसके अलावा जो बहुत सारे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में नहीं आता, उनका जो काम लहदा बंद हुआ है उसको लहदा $300 से $400 मिलियन का नुकसान पहुंचा होगा। आपके जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही आपस में स्टेक होल्डर्स की, इकोनॉमिक एजेंट्स की, उससे जो नुकसान हो रहा है, तो रुपए के अंदर ये बात चली गई है। और ये इस तरह का नुकसान जो है मैं समझता हूँ अवॉइडेबल था। अगर ये फॉल्ट आ भी जाती है ऐसी, तो इसको बर वक्त तरीके से रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। बहुत बड़ी नाकामी है खुर्रम दस्तगीर साहब को फौरी तौर पे मुस्तफ़ा होना चाहिए। सिर्फ मुस्तफ़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा मेरा नहीं ख्याल पावर्ड है, वो तो सेरेमोनियल तरीके से बैठे हुए हैं ऊपर, लेकिन एक सिंबलिज्म के लिए, ताकि किसी की तो जिम्मेदारी लगाई जाए, उनको फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। हमारा साहब ये बताइएगा कि वैसे तो आप तनकीद करते रहते हैं मौजूदा हुकूमत पर, लेकिन देखें वो इतने तो तजर्बाकार हैं कि हमारे वज़ीर दिफा ने आज से 17 रोज़ पहले बता दिया था कि मुल्क जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा। ये वैसे उन्होंने बता दिया था, इतने तो खैर तजर्बाकार वो हैं। लेकिन मेरा एक और आपसे सवाल यह है कि अब ये बात हो रही है कि पेट्रोलियम जो है वो मसनूआत के हवाले से एक और बहरान जो है वो शुरू होने वाला है, पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ माज़ा साहब कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें अभी से लग गई हैं। तो ये क्या मामला है? क्या इन्होंने पेट्रोल डीजल मंगवाया नहीं है? क्या वजह है जिस वजह से इस क्राइसिस की बात हो रही है? और क्या वाकई कोई क्राइसिस आने वाला है या ये सिर्फ एक खबर है या लोगों का एक परसेप्शन है जिस वजह से एक लोगों ने अभी से लाइनों में लग के और पेट्रोल और डीजल भरवाने लग गए? देखिए, इस पूरे क्राइसिस का जेनेसिस समझने की जरूरत है। जब मैं एनर्जी मिनिस्टर था और मैं ये छोड़ के गया हुकूमत, तो एक रोज की भी लोड शेडिंग जो थी वो नहीं हो रही थी और ना ही होने का कोई अंदेशा था। और पेट्रोलियम के और डीजल के 3 माह के स्टॉक्स हम छोड़ के गए स्टोर्स के अंदर, जो कि मेरे ख्याल है पिछले 20 से 30 साल के अंदर हाईएस्ट लेवल था। उसके बाद इनसे मामला मैनेज नहीं हुए, लोड शेडिंग भी वापस आ गई। हम तो बिजली ज्यादा, क्योंकि हमारी बिजली ज्यादा पैदा करने की जनरेशन है, हमारी डिमांड कम होती है पाकिस्तान में, बिजली घर ज्यादा लग गए थे नून लीग से, तो हम बिजली ज्यादा बेचने की कोशिश करते थे। इन्होंने बहरहाल दूसरा रूट लिया, इन्होंने कहा कि नहीं, बिजली घरों को बंद, और उससे जो सनत को नुकसान हुआ, मईशत को नुकसान हुआ, उसका इन्होंने नहीं सोचा, तो लोड शेडिंग वहां से आ गई। दूसरी तरफ से अब हो क्या रहा है कि डॉलर की कमी की वजह से जो पेट्रोलियम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, क्योंकि 50% तो पीएसओ इंपोर्ट करता है, 50% ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंपोर्ट करती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एलसीयां नहीं खुली। उनकी एलसीयां ना खुलने की वजह से वो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, और वो जो स्टॉक लेवल्स हैं वो सिर्फ चंद हफ्ते रह गए हैं, और वो मार्केट के अंदर एक पैनिक खुल गया। और अभी तक उनकी जो एलसीज हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी की, उनका खुलने का कोई रास्ता भी नहीं बताया गया। वजीर खजाना उनके साथ नहीं बैठे, स्टेट बैंक के गवर्नर उनके साथ नहीं बैठे। अभी तक तो वजीर आजम को इसके पर दर्जनों मीटिंग्स चेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नजर आ रहा है। तो भी है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना गैस है, ना इंसानी हकूक है, ना सहाफती आजादी है, बस ये पीडीएम के तले कारतूस हैं। और हमारे साहब ये बताएं, ये बात हो गई कि मैं 3 लोगों के ट्वीट्स देख रहा था, शहबाज राना साहब का, मेहताब हैदर साहब का और अली खिजर साहब का। वो ये कहते हैं कि आज ये जो ब्रेकडाउन हुआ है और जो जिस इस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो कहते हैं अभी तो बहुत सारी चीजें आगे होनी है। तो ये बताइएगा कि अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है तो क्या होने जा रहा है मुल्क के साथ? क्या और बहरान आने वाले हैं? क्या खौफनाक चीजें होने वाली हैं? अगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो कि कम से कम हम तो पहली बार देख रहे हैं कि इतने तवील टाइम के लिए ब्रेकडाउन हुआ है और कोई समझ नहीं आ रही कि ये मामला कैसे सॉल्व होगा, तो आगे क्या चीजें होने जा रही हैं? बिल्कुल, ये एक ट्रेलर है। देखें, जिस तरह मूवी आ रही है, डॉलर खत्म हो गया है, डार्क नॉवेल्स बुरी तरह नकारा हो गई है, तो ये तो फिर बिजली घरों पर ये ईंधन नहीं है, डॉलर नहीं है इम्पोर्ट्स के लिए, तो ये फिर पावर प्लांट्स आपके सबसे पहले हिट होंगे, क्योंकि हमारा 60-70% जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो इम्पोर्टेड ईंधन पे होती है। नून लीग ने आपके पूरे मुल्क का इन्हिसार जो है वो इम्पोर्टेड ईंधन पे कर दिया, जो डॉलर में खरीदे जाते हैं, और उसको डॉलर करती है नून लीग में। तो ये तो है कि ना करे कि वो ना दिए जाए। जी हमारे साहब ये बताइएगा कि आज इंटरेस्ट रेट में जो है वो इजाफा किया गया है, इसका पाकिस्तान की मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है इस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि इसको आपने इन्फ्लेशन के साथ रखना होता है,
और इन्फ्लेशन यानी कि शरह महंगाई इस वक्त आपकी 25 से 30% के दरमियान है, और ये मेरे ख्याल में 40% हो जाएगी। तो ये आप अभी अगर आप 1% के ऊपर शरह सूद के ऊपर परेशान हो रहे हैं, तो सदीक जान साहब ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे कहीं ज्यादा शरह सूद बढ़ेगी। और ये मामला क्योंकि इनके कंट्रोल से इन्होंने बहुत देर कर दी है। हम कहते रहे, वार्निंग्स देते रहे, मैंने 3 माह पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने इन्हें कहा कि अभी सारे सियासत डिस्कस कर रहे हैं, 3 महीने के बाद सिर्फ मईशत डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कोई सब ये समझते थे कि जी शायद को बड़ा ये फनकारी लेके आ रही हैं सागदार साहब, लेकिन पहले भी ये अच्छी खासी मईशत को बहरान में छोड़ के चले गए थे। और अब तो ये पहले ही मिफ्ता साहब एक बहरान पैदा कर गए थे और इस डार साहब ने उसको नई बुलंदियों पे पहुंचा दिया। तो ये मामलात अगर ये ना संभले और अगर यही पॉलिसी रही कि इमरान खान का मुखालिफ है उसी को ओहदा देना है और इसके अलावा चाहे उसकी अहलियत हो या ना हो, तो ये मामला तो मजीद बिगड़ते जाएंगे। जी उसामा गाजी साहब हमारे साथ हैं। जी उसामा भाई, अगर आप हमाद साहब ये बताएं, हमारी आज की टॉप स्टोरी इस्तीफों का मामला है। इस पर भी आप पर बड़ी तनकीद हो रही है कि पहले इस्तीफे दिए ही क्यों गए अगर आप वापस लेने थे? क्या सूरत हाल ऐसी थी? क्या पहले नहीं आपको अंदाज़ा था कि इस तरह से वो एक मिलकर फिर केयरटेकर सेटअप ले आएंगे? देखें, हमारा तो पहले जब हमने इस्तीफे दिए थे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए और ये सारे इस्तीफे एकदम कबूल किए जाए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये इस्तीफे नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साबिक वज़ीर हमारे साथ है तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब सदीक जान, जिस तरह ये इस्तीफ़ों का मामला है, हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं जिस तरह से, तो ये तो ऐसा लग रहा है सियासत में भी ब्रेक डाउन हो चुका है। पूरे मुल्क में एक तरह से हर तरह का ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है हमें। अब समझ नहीं आ रही, निगरान सेटअप पर भी इत्तेफाक नहीं हो सकेगा, वहाँ भी ज़ाहिर है कंट्रोवर्सी चल ही रही है। अब जिस तरह हमने पूरे मुल्क में ब्लैकआउट की बात की, अब ये बताइए इस्तीफों के मामले को किस तरह आप देख रहे हैं? क्या जिस तरह 3 दिन के लिए तो ताले हैं पार्लियामेंट में, वैसे ही वहाँ भी जनाब वो सर्किट ब्रेक डाउन हो गया है। तो नूर आरफीन भाई, आप इस बारे में बताइएगा, सदीक पर बाद में आते हैं। पहले आप बताइए कि ये क्या अब किस तरह से मामला चलेगा? लगता तो यह है कि अब बाकी इस्तीफे भी स्पीकर साहब मंजूर कर ही लेंगे चाहे धरना दिया जाए। जी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिल इतना बिल्लियों चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा तबर्रे का आगाज़ कहाँ से करूँ। बिजली के ब्रेकडाउन पे साबिक वफाकी वज़ीर जिस तरह से अपने आप को A+, A ग्रेड, एक्सीलेंट देते चले जा रहे थे, उससे या जो मौजूदा हुकूमत की नाअहलियाँ अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई आई होगी कि बाकायदा सारे मामलात करने के बाद जो इक़्तिदार में आए हैं तो उसके बाद फिर वो सारे काम भी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए लाए गए थे इक़्तिदार में। मेरे भाई, ये बात तो एक पुरलुत्फ़ किस्म की एपिसोड बनाने की थी कि इस पर इमरान खान के आज वो सारे दावे, अव्वल तो इमरान खान का कोई दावा आज तक सही साबित नहीं हुआ। इमरान खान और शेख रशीद के दावे सिर्फ हंसने हंसाने के लिए होते हैं। इमरान खान की हकीकी आज़ादी वो तेल हो गई, इमरान खान का लॉन्ग मार्च वो तेल हो गया, इमरान खान के इस्तीफ़े वो तेल हो गए, इमरान खान का इलेक्शन वो तेल हो गया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस खादिम, इस गुनाहगार, इस अखर को, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए, अल्लाह ने इस खादिम को वो नज़र से नवाजा था कि मैं हर बार ये बता रहा था कि ऐसा नहीं होगा। इमरान खान स्क्रीन घेर के जो भी कहते रहे, आज भी बड़ी देर तक उन्होंने वक्त बर्बाद किया बहुत सारे लोगों का। मैं भी सुन रहा था मेकअप में बैठा हुआ जब, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार, इस आदमी की इस्तक़लाल की दाद देनी पड़ती है कि ये आज भी दिल पशोरी के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किस तरह करता है। मतलब आज अभी इसी वक्त मैं चमचागीर ब्रिगेड को दाद देता हूँ कि यार जिस डिटाई के साथ वो इनके खसाइल और फ़ज़ाइल बताते हैं, आज अभी ये सारा सब ठीक हो जाएगा। ये निज़ाम भी बिजली का ठीक हो जाएगा, एटमी रियासत भी ठीक हो जाएगी, अदलिया भी हमारी टनाटन हो जाएगी, हमारा जुडिशरी और फलाना और हमारा सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी अगर इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो। भाई यही इमरान खान वज़ीर आज़म था, इस मुल्क के साथ क्या हुआ तारीख़ है ना। वाली नाम निहाद रियासत मदीना 3.5 साल में इनको कहता रहा और इन्होंने साबित किया। सिर्फ एक सानिया साहिवाल को अगर उठा करके हम एक एपिसोड बनाएं तो मेरे ख्याल है 3.5 साल में पता नहीं कितनी एपिसोड बनाने की नौबत आ जाएगी। इमरान खान के दौर में वो कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो ऐसा किया और हमने वैसा किया। अच्छा, ये वही हम्माद अज़हर है ना कि जिनकी नाअहली की वजह से आज हम और आप ये गैस का बहरान भुगत रहे हैं।
तमाम मीडिया पे खबरें चली थी ना, तमाम जगहों पे इस तरह की बातें हुई थी ना, ये मैं अपने घर से तो नहीं कह रहा, तमाम जो माहिर फलां 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 हैं उनके साथ ये सारी बातें हुई थी ना। और आज बैठ करके वाह वाह वाह, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। चले इस बारे में खुर्रम दस्तगीर अगर कोई बात करता तो हम उनकी धज्जियां उड़ाते हैं कि भाईजान ये बताओ कि ये 24 घंटे से ज्यादा का अरसा हो गया, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन अगर मैं हम्माद अजहर से पूछूंगा तो हम्माद अजहर तो कहेंगे कि जी इमरान खान के दौर में हम, मतलब वो तो सिर्फ इस बात का क्रेडिट लेना रह गया कि इमरान खान के दौर में लोग हज के लिए सऊदिया को नहीं जाते थे, पाकिस्तान आया करते थे। तो क्या मैं मान लूंगा? नामुमकिन। बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का जो रिकॉर्ड 3.5 साल में हजरत अल्लामा इमरान अहमद खान नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को हासिल हुआ, उस पर अगर इनको ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज सब दे दिया जाए तब भी मेरा ख्याल है कि हम हक नहीं अदा कर सकते। ठीक है, लेकिन हम आज जिस गोशे गुमनामी में जा रहे हैं इसमें शहबाज शरीफ का 50% और इमरान खान का 50% है। लेकिन मुझे आधा क्यों दिखाया जा रहा है, मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं। मेरी शहबाज शरीफ से रिश्तेदारी नहीं है, ये निकम्मों निठल्लों की फौज है। मैं 50,000 दफा बता चुका हूं। असल मैंने इस बात पर सिद्दीक जान से और आपसे 1000 दफा अग्रीमेंट किया है कि ये सिर्फ 100% अपने केसेस को खत्म करवाने ही आए थे। सही है, मैंने इस बात पर आपसे अग्रीमेंट किया है कि इन लोगों के दामन में सिवाय 100 छेद के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और असल जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब इमरान खान साहब का मवाजना किया जाता है तो शायद इस वजह से कि एक तो वो पुरानी बात होगी, अब तो वो अपोजिशन है, हुकूमत में ये है, और वो 3.5 साल और ये 10 महीने वो ऐसे लगता है कि वो तो बड़ा सुनहरी दौर कई दफ़ा लगने लग जाता है। अगर महंगाई के लिहाज से देखें, अगर किसी भी पैमाने पर देखें आप, तो हर लिहाज से किसी भी कारोबारी से पूछ लें, आवाम से पूछ लें, अब तो वो कहते हैं कि इससे तो 1000 दर्जे वो बेहतर था। सिद्दीक जान, ये जो इस्तीफों का मामला है क्या बनेगा? ये तो लगता है कि स्पीकर साहब सोच चुके हैं, जो उन्होंने करना है उन्होंने वही करना है। अब तहरीक इंसाफ के लिए बहुत देर हो गई। देखें, तहरीक इंसाफ ने आज कोशिश की और ये गए जाके मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, लेकिन उसका इनको फ़ायदा नहीं होगा। 2 वजूहात से। एक तो आईनी और कानूनी जो मामला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम एक डाकखाने का है। जब स्पीकर उनको इस्तीफे मंजूर करके भेजेंगे तो उनको डिनोटिफाई करना है, और वो इसलिए भी करेंगे। दूसरी जो वजह है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको पता है कि इंसाफ देने पर तुल चुका है, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक हर सूरत में डंके की चोट पे इंसाफ करना है। और वो इंसाफ ना सिर्फ करते हैं बल्कि वो इंसाफ होता हुआ नज़र भी आता है। और कल भी हमने देखा कि इंसाफ होता हुआ हमें नज़र आया कि उन्होंने इंतहाई गैर जानिबदार शख्सियत को मेरिट के ऊपर जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया है। तो इस चीज़ ने जो अवाम की, कौम की तवक्कुआत थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि वो इंतहाई एक ईमानदार ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और वो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, उन्होंने कल साबित भी किया है। तो एक तो ये मामला है, और दूसरा क्योंकि जब उन्होंने रोकने होते हैं तो जो इस्तीफ़े मंजूर करके भेजे थे इन्होंने, जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उसके ऊपर उन्होंने कोई अमल नहीं किया था। लेकिन अब जो है वो अमल बिल्कुल करेंगे, और जैसे ही वफाकी ये कौमी असम्बली के स्पीकर जो है ये भेजेंगे वो इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ और मसाइल हैं। वो ये है कि अगर वो मजीद इस्तीफ़े मंजूर करते हैं तो ये एक नई बहस है कि अगर 228 से कम हो जाती है तादाद, ठीक, तो 228 से कम पे एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास इतनी भी तादाद नहीं है कि वो आइन में कोई तरमीम कर सके, तो आईनी काम कर सके, तो फिर उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? दोनों तरफ ये मसाइल हमें नजर आ रहे हैं, क्या रह जाएगी। ब्रेक लेते हैं, न्यूज अपडेट्स हैं और उसके बाद आरफीनामा। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीनामा का। जी आरफीन, आज इस एक आरफीन नामे की विसातत से मैं जनाब खानकाह अनवारिया के रूह रवां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राउनवार साहब दामन बरकातहू अलैह को नहायत इज्ज़, एहतराम और अक़ीदत के साथ तहनीत पेश करता हूँ, खराज अक़ीदत बजा लाता हूँ उनके दरबार में कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सुरखरू किया एक ऐसे मुक़दमे में जो गुज़िश्ता 5 बरस से सुनवाई के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता हुआ और आज उनको सुरखरू कराने का मुजिब बना। आप यकीन कर लीजिए कि मेरा दिल इस वक्त बाग बाग है, खुशी से बिल्लियों झूम रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पुरानी पाकिस्तानी फ़िल्मों में दरख्तों के साथ कोई मोटी ताज़ी तंदुरुस्त हीरोइन घूमा करती थी। मैं आपको पहले ये बता दूं कि पहले
अरसा तकरीबन 2 साल पहले मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राउनवार साहब के हवाले से किस कदर बदगुमानी में मुब्तला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मेरी आँखों पर पड़े पर्दे को हटा दिया और आज मुझे हकीकत खुली आँखों से बड़ी बड़ी साफ़ नज़र आ रही है। मुझे साफ़ पता चल चुका कि हज़रत का इस एक क़िस्से से, इस एक क़ज़िये से जो नकीबुल्लाह या नसीम के कत्ल का था, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो एक छोटे से चंक की सूरत में गुज़िश्ता मरतबा जो मैंने साजिश की थी या जहलत का इर्तिकाब किया था, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अपने साबिक़ा गुनाहों से ताइब होकर के उन जहालतों की जो है वो तलाफ़ी कर सकूँ। ये मजबूरी नहीं तो क्या है कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर ओहदे, पैसे, उसकी लालच में मुब्तला होकर कहाँ से कहाँ जा पहुँचा, और वो भी कितनी लाशों पर खड़ा होते हुए। अमेरिका बहादुर ने पिछले दिनों मौसूफ की अमेरिका आमद जामद पर पाबंदी आयद कर दी। गोया 200-250 रुपए में बिकने वाला एक पुलिस वाला, उसकी अमेरिका आमद पर पाबंदी। मुझे मोदी कमबख्त का तो समझ में आता था कि वो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को या एक गैंग को हेड करता था। ये कौन है कि जिसके आने पर अमेरिका को एतराज़ है? खबर बताती है कि जिन 18 शख्सियात की आमद पर पाबंदी लगी है, दरहकीकत उन अल्लाह मारों की अमेरिका में जायदादें हैं। और अमेरिका का तरीक़ा वारदात, ज़ाहिर चोर के घर में डाकू नहीं आएगा तो किसके घर में आएगा? उन अल्लाह मारों की तरीक़ा वारदात यह है कि वो डाकुओं को पहले लूटते हैं। उन्होंने इनके ऊपर पाबंदी लगाई और उनकी जायदादें डकारने चले। अमेरिका को ख़त लिखूंगा, ख़त लिखना आता है? अच्छा, और कश्मीर, इमरान खान साहब के आने के बाद बड़ा ज़बरदस्त काम ये हुआ है कि अब हर एरा गैरा नथू खैरा कश्मीर का होलसेलर ठेकेदार बना हुआ है। भाई तुझसे क्या लेने देना कश्मीर का? तू कश्मीरियों का कत्ल करता रह गया। ये अमेरिका को ख़त लिखेंगे। अच्छा, मज़े की बात, अमेरिकी पाबंदियां, राउनवार का वाशिंगटन में केस करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में वकील के जरिए इस मामले पर केस करूंगा। बताइए, अब वो आदमी हल्का हो सकता है फाइनेंशियली कि जो अमेरिका में जाकर के हजरत डोनाल्ड ट्रंप पर लाइन पर केस करे? वो केस भी फी सबिलिल्लाह होगा, वो भी डॉलर्स में पे होगा ना। तुम कितना पाते थे? एक एसएसपी की तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह कितनी है? कितनी भी छक्के मार दो। आज मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश होने वाली एक खबर बता रही है, राउनवार साहब कह रहे हैं आज एक झूठे केस का अंजाम हो गया। अल्लाह और जजेस ने मेरे साथ इंसाफ किया। मकतूल नकीब का असल नाम नसीम और वो इश्तिहारी था। टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने का ऐलान फरमा डाला। सर, यकीनन ये तमाम बातें आपकी जो है वो शुजाअत को यानी दादो तहसीन देने पर मजबूर करती हैं। इल्तिमास सिर्फ इतनी सी है कि जब किसी गरीब को इंटरव्यू देने की ठानिएगा। मैं जानता हूँ मेरे नामा अमाल की स्याही इतनी है कि मुझे कोई इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता, लेकिन यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह मुकम्मल ताबेदारी के साथ, मुकम्मल अतात के साथ, इंतहाई बेज़रर किस्म का इंटरव्यू करके मैं भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन बहरहाल अपनी हिसाब से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना रिकॉर्ड कायम करने का तमन्नाई हूँ। अगर हो सके तो इस खादिम को भी अपने जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा तो खैर छोड़िए, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अब आते हैं इनसाइड। सदीक जान, जिस तरह ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं, पूरा सिस्टम ही ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन माजी में भी हमने देखा 1-2 साल में 5वां ब्रेकडाउन है ये, और पाकिस्तान हालिया तारीख़ में सबसे ज़्यादा ऐसे हालात फेस करने वाला मुल्क आ गया है जब से हुकूमत आई है। चलें ये हम कह देंगे पहले भी हुआ, लेकिन कोई एक इशारिया, कोई एक काम, कोई एक इंडस्ट्री, कोई कारोबार, कोई तिजारत, ज़राअत, किसी शोबे में डॉलर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, किसी तरह से कोई रिजर्व्स, रेमिटेंसेस, किसी एक चीज़ में अच्छी कोई ख़बर नहीं आई, कोई बेहतर ख़बर नहीं आई, हौसला अफजा नहीं आई। हर जगह तबाही हमें नज़र आई, माशी तरक्की में भी तबाही। और उसके बाद अब ये, और मैंने जितने भी हमारी माशरत को देखा उनमें वो सब शामिल हैं जो इमरान खान साहब के बहुत ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे हैं कि इतने बुरे हाथ कभी नहीं थे, और वो कह रहे हैं कि ये होने वाला है अगर इस हुकूमत ने फैसले ना लिए, या यूँ कहिए जिस तरह से चलती है, अगर इसी तरह चलती रही तो अब दिनों की बात रह गई है, खुदा न खास्ता दिनों की। अब कोई हफ्तों की नहीं कि जी 3 हफ्ते के ज़रमाला के ज़खायर में, कह रहे हैं दिनों की बात है कि जब आपको यही हालात जिस तरह का ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है, खुदा न खास्ता ये पेट्रोल के लिए भी, आपको खुराक के लिए भी, घी, आटा, ज़रूरियात ज़िंदगी, उनके लिए भी यही सूरत हाल नज़र आएगी। देखें उसामा गाजी साहब, वो आपने लतीफ़ा सुन रखा है कि घर के एक फ़र्द ने कहा था कि कल जब आप जागेंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा। तो रात को वो फ़र्द चला गया, घर से भाग गया। तो अगले दिन जब सब बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा जो भी है था वो अल्लाह वाला,
उसने कल ही बता दिया था कि घर में से आज एक बंदा कम हो जाएगा। तो अब आप क्रेडिट दें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आज से 16-17 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बता दिया था। अगर वो शॉर्ट चला दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्या बताया था। ब्लैकआउट और पॉलिटिकल कॉस्ट। जी सदीक, ये जी ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से 16-17 दिन पहले बता दिया था कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, ब्लैकआउट होगा, ये उन्होंने बता दिया था। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के दौर में ब्लैकआउट हुआ था तो उस पर जो वज़ीर जो आजकल बड़ी आम वजारत में वज़ीर साहब हैं, उन्होंने उस वक्त तहरीक इंसाफ के उस ब्रेकडाउन के बारे में क्या कहा था, वो भी ज़रा सुन लें। ओफ जी सदीक, ये भी देख लिया हमने। ये बिल्कुल, तो बात ये है कि उस वक्त ये कहते थे कि वो नायल हैं। बात ये है कि वो तो नायल थे, वो तो ना तजर्बाकार थे। ये बात तो हमें बताई गई थी कि हम इसलिए शहबाज शरीफ को लेके आ रहे हैं कि वो सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जैसे उन्होंने पंजाब स्पीड का उनको खुद ही उन्होंने एक लक़ब बना के दे दिया था कि पंजाब स्पीड उनको चाइना ने कहा, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान स्पीड बना देंगे। तो ये है इनकी तजर्बाकारी, जिनको तजर्बाकार कह के लाया गया था। और ये कहा गया था यार ये चोर हैं, हम भी कहते हैं ये चोर हैं, लेकिन हैं बड़े तजर्बाकार। और वही जो एक बयानी है इनके बारे में कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। आज उन्होंने मुल्क कर दिया। और आप एक और चीज़ देखें उसामा गाजी साहब, एक तरफ 3-4 खबरें आप देख लें कि मुल्क पूरा ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क जो इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है, मस्जिदों तक में पानी नहीं है, यूपीएस जिनके चार्ज थे वो चार्जिंग खत्म हो गई है। और इसके अलावा कल एक खबर अखबार में लगी थी कि एक मुलाजिम जो है वो तनख्वाह का इंतजार करता रहा है, मेडिसिन नहीं ले सका और उसकी जान चली गई। और हमारी तरजीहात क्या हैं जनाब? आज मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट किया है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान से इस वक्त फरार हैं, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उनकी साहबजादी जो हैं वो एक छोटी सर्जरी, कामयाब सर्जरी करवा के आ रही हैं, तो उनका पूरा पाकिस्तान जाके इस्तकबाल करेगा। और पूरी इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो मरियम नवाज साहबा के इस्तकबाल की तैयारियों में लगी हुई है। ये हमारी तरजीहात हैं। यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। आज बनू के इलाके में धमाका हुआ, एक हमारा जवान शहीद हो गया, मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, इंडस्ट्री बैठ गई है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, एलसीज खुल नहीं रही, 5700 कंटेनर फंसे हुए हैं, मुल्क में रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, और एक तबाही है, एक बर्बादी है, मायूसी है, अंधेरे हैं। लेकिन तरजीह हमारी क्या है? हमारी दो तरजीहात हैं, मरियम नवाज के इस्तकबाल, उसकी तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी हमारा जो इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला है वो इमरान खान है, उसका रास्ता रोकना है, उसको नहीं आने देना। और आज अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो वो आ जाएगा, इसलिए इलेक्शन को हमने डिले करना है, जरदारी साहब को खुश रखना है। जरदारी साहब के 2 शॉट्स हैं, वो रख तो नहीं सके हम, लेकिन वो सबको याद आ जाएंगे, नाजरीन ने देखे हुए होंगे। एक जरदारी साहब ने रो अनवार के बारे में जो कहा था कि ये हमारा बहादुर बच्चा है, और आज उस बहादुर बच्चे को जो है वो बरी कर दिया गया है। और कल जो एक और उनका, जिनको उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा है, उसको कल वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया है। तो इस वक्त जो हमारी तरजीहात हैं रियासत की वो ये हैं कि जरदारी साहब को खुश रखना है। 24 घंटे में उनको इस तरह से खुश रखा कि एक उनका जो मुंह बोला बेटा है उसको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा जो मुंह बोला बेटा है बहादुर बच्चा, उसको बरी कर दिया। और मियाँ साहब को भी राज़ी किया जा रहा है कि उनके केसेस वो मामला आ रहे हैं, उनकी बेटी के इस्तकबाल के लिए अब एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया है कि अब पूरी सरकारी मशीनरी मरियम साहबा के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल होगी। क्योंकि आवाम तो आप कैसे या तो पेड़ लोग लेके जाएं, वरना इस सूरत हाल में जहाँ पे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, कौन जाएगा मरियम नवाज साहबा के इस्तकबाल करने? पिछले 11 माह में नून लीग हुकूमत ने कोई एक तबका ऐसा जिसको रिलीफ दिया हो कि वो खुश होकर जाए इस्तकबाल करने के लिए? तो अब ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल होंगे, हुकूमत पूरी लगी हुई है मरियम साहबा के इस्तकबाल में। और मसला हमारा रियासत के इस वक्त इमरान खान है, और कोई मसला नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती है, बढ़ जाए, क्योंकि जो हमारी अशराफिया है उनका ये मसला नहीं है कि उनको लाइनों में लाके आटा लेना पड़े, उनका ये भी मसला नहीं है कि आज उनके घर में पानी खत्म हो गया होगा, उनका ये भी मसला नहीं है कि उनके घर में बिजली नहीं होगी। वहां तो बड़े बड़े जनरेटर हैं, वहां तो एनर्जी भी है, बिजली भी है, आटा भी है, खाना भी है, अवाम के टैक्स के पैसों से है भी मुफ्त में। अच्छा। उनके ये मसाइल नहीं है, ये आम आदमी के मसाइल हैं, और आम आदमी मैटर नहीं करता। अच्छा, अब जो नून लीग की तरफ से या पीडीएम कह लें मजमूई तौर पर जो नूर आरफीन जो बात करी हुई जी, यानी देखिए मिफ्ता फेल हो गए, अब उनके खिलाफ सलमान शहबाज भी बोल रहे हैं, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, इसहाक डार आए वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है मरियम आएंगी और फिर नवाज शरीफ साहब के लिए कोई कानूनी मुँह शगाफियाँ कहा है कि जी माफ़ी मांगी जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब से। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने वजीर है, उन्होंने कहा है, तो फिर ये हालात ठीक हो जाएंगे अगर नवाज शरीफ साहब मरियम आ रहे हैं तो? वो खुल करके बता सकते हैं कि वो किस इदारे या उसके सरबराह से कह रहे हैं कि माफ़िया मांगी जाए? मैं अभी यहाँ बैठ करके नाम ले लूँगा और उसके बाद नवाज शरीफ को वहाँ उनको इसाल की शिकायत हो जाएगी। शहबाज शरीफ का अभी मैदा 2 मिनट पे तेल कर दूँगा मैं यहाँ बैठ करके। जैसे लोगों को मैं मुलाजिम नहीं रखता,
अच्छा। जिन जैसे लोगों को यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाया था। नवाज शरीफ की औकात है, शहबाज शरीफ की औकात है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए? जावेद लतीफ़ की औकात है? पिटाई हुई थी घर पे, अपने डेरे पे भूल गए? नाम लेके बात करो ना, किसने बनाया था शहबाज शरीफ को? नाम लेके बात करो कि किसने शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की नौकरी खाई थी? इमरान खान की बहादुरी हम देख रहे हैं, बाजवा 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 क्या था? नाम लो, किस इदारे का था? वाटर बोर्ड का था? नाम लो। अभी कंटेनर वंटेनर सब तेल हो जाएगा। 4 जो है ना दीवारी में बैठ करके फिर वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना, ये सब। अच्छा, और तुम किसके बनाए हुए हो भाई? तुम मुझे बताओ। ये जावेद लतीफ जिसकी बातें कर रहे हैं, जिसकी नमक हलाली कर रहे हैं, अपने मतलब अभी मेरे मुंह से कोई ऑलफॉल उल्टी सीधी निकल जाएगी यार, मतलब अपने दामन में मुझे ब्रेक का वायरल स्टोरी पर भी आएंगे कि स्वीडन में कुरान पाक की, कुरान मजीद की तौहीन की गई है। और ये हर कुछ हम देखते हैं कि कुछ महीने या चंद साल गुजरते हैं तो कोई ना कोई इस तरह का वाक़या किया जाता है, जानबूझकर शायद टेस्ट करने के लिए मुसलमानों को, और ये आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इस तरह की हरकतें होती हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। स्वीडन में कुरान पाक की, कुरान मजीद की, कुरान पाक फुरकान हमीद की तौहीन की गई। और अब अजीब बात है कि जी स्वीडन में इसलिए है कि वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने ये काम इसलिए किया कि जी तुर्की रास्ते में रुकावट है कि नेटो का रुकन नहीं बनने दे रहा स्वीडन को। तो अब तुर्की को सबक सिखाने के लिए ये इस्लाम के खिलाफ इतना घिनौना कदम उठाया गया है। सिद्दीक जान, कोई ना कोई बहाना किसी न किसी वजह से, कभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसी जसारत की जाती है हर कुछ अरसे के बाद, और फिर ये कुरान पाक के हवाले से कोई ना कोई, और फिर रियासत के तौर पर हम देखते हैं कि उस तरह का रद्दमल नहीं होता, कंडेम मजम्मत कर देते हैं लेकिन वो वाक़या होने देते हैं, उसके बाद उसको कोई सज़ा भी नहीं दी जाती। तो ये एक अलमिया है, जबकि हम देखते हैं कि 57 तो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी बड़ी तादाद है, वहाँ कंडेम भी किया जाता है। तो अब वक्त आन ही गया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर एक सज़ा का तयन किया जाए, वरना ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हर कुछ अर्से बाद इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या होता है और उसके ऊपर हम मज़म्मतें करते हैं, एहतजाज करते हैं, और फिर वो मामला दब जाता है। फिर कुछ अर्से बाद कोई और मुल्क जो है उठकर और ये गुस्ताखी करता है। मसला वही है जो आपने अपने सवाल में बता दिया कि हमारे 57 ममालिक हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जुर्रत और गैरत नहीं है, हम एक पेज पर नहीं हैं, हमारे यहाँ इत्तफाक नहीं है, हमारे यहाँ कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जाते, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं होती, सब मुल्क मिलकर कोई ऐसा अमल नहीं बनाते। मुझे बताएं ना कि अगर एक मुल्क ने यह किया है और 57 इस्लामी मुल्क फ़ैसला करें, एक साथ ऐलान करें और कहें कि हम सब उस मुल्क का बायकॉट कर रहे हैं, जब तक वो ज़िम्मेदारान को सज़ा नहीं देता, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सज़ा ना दे। लेकिन मसला वही होता है कि हमारे यहाँ 57 मुल्कों के दरमियान इत्तफाक नहीं है। फिर हमारे यहाँ मुल्कों के अवाम जो है वो तो रिएक्ट करते हैं, हमारी हुकूमतें उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, और फिर ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनकी भी मुनाफ़कत है, वो भी मुनाफ़काना किरदार अदा करते हैं। लेकिन असल जो कसूरवार हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं जिनका असर व रसूख है, लेकिन वो कोई इक़दाम नहीं करते, वो कोई बात नहीं करते। मुख्तलिफ तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि आप चलें बाइकआउट की भी शायद नौबत ना आए। अगर 57 मुल्क मिल के बात करेंगे तो एक मुल्क के ऊपर दबाव होगा, इंटरनेशनल फोरम्स को इन्वॉल्व करेंगे तो उनके ऊपर भी एक असर होगा। जब तक हम 57 मुल्क एक पेज पर नहीं आएंगे, इत्तफाक नहीं होगा, तब तक ये सानिहात, ये वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। नूर आरफीन, आप क्या कहते हैं, किस तरह रोका जाए? मेरे भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इनको सूरह यासीन पढ़ के बख्शते रहोगे, आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, आप आवाम को यही तरीक़ाकार बताइए। मैं जो तरीक़ाकार समझता हूँ इसके लिए मुनासिब है, उसके लिए मुझे शिकवा उनसे होता है कि जो अपने आप को जिहादी कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम पसंद कहते हैं, लेकिन जिनको फटना भी हमारे ही बाज़ार में होता है, वहाँ जाके क्यों नहीं फटते? कभी आपने सुना कि स्वीडन के किसी गली कूचे बाज़ार में कोई जो है वो उन्होंने आतिशबाजी की हो? नहीं। जिहाद उनका सिर्फ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक के दरमियान रह जाता है। क्यों भाई? और दूसरी बात ये मेरे भाई, मैं आपको तारीख़ के दरीचों में थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। एक बात का क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर के जो बात हक़ की है वो करनी चाहिए। इमरान खान वो वाहिद आदमी था जिसकी आवाज़ सुनी भी जाती थी, सुनी भी गई। इमरान खान ने मौसर अंदाज में इस बात को रियलाइज़ करवाने की तरफ पेश कदमी ज़रूर की
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए क्या हैसियत रखते हैं। साउंड बाइट आज भी मौजूद है, जिसको लगता है कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ वो उठाए और इमरान खान की अंग्रेज़ी अगर उसे समझ में आ जाए तो देख ले। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त कुछ अपने आप को इस्लाम पसंद कहने वाले नवाज शरीफ के दौर में सड़कों पर आते हैं तो उनके साथ एक अलग सलूक होता है, लेकिन इमरान खान के दौर में सलूक उनके साथ बिल्कुल अलग होता है जब वो फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का जो है मुतालबा करते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा से क्या उम्मीद रख रहे हैं? ये मजनूनाना हरकत नहीं है, ये बेवकूफ़ाना मुतालबा नहीं है। इमरान खान और शहबाज शरीफ आपस में इसी एक मामले पर, मैं नाम लेकर के बात कर रहा हूँ, यकजा नहीं हो सकते। हुब्बे अली में कहिए या बुग़्ज़े मुआविया में, तो जनाब फिर आप तो बड़ा लंबा नुस्खा तजवीज़ कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता इस एक मामले का कुछ होना है। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर जो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का हक़दार भी बताते हैं, अपने परचमों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार भी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी जतलाते हैं, और उनको इन सब वारदातों से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। फटना उनको यहीं पर ही है। दुरुस्त। अच्छा सदीक जान, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन भी 15 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके भी हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, लेकिन वो तो इस तरह के मामलात के तदारुक में नहीं हमें नज़र आ रहा कि काफ़ी है, क्योंकि इस्लामोफोबिया हम देख रहे हैं फैलता चला जा रहा है, इस्लाम से नफ़रत फैलाई जाती है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और दूसरी तरफ मुसलमानों के हवाले से आप देखें कि बड़ी सख्ती है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, किसी के खिलाफ बात नहीं की जा सकती। यानी आप देखें फ़लस्तीन और इसराइल के इशू पर आप देख लीजिए, हमें दोहरे मेयार नज़र आते हैं। कश्मीर का आप अगर मामला देख लें, जहाँ मुसलमान है वो इराक़ में है, वो फ़लस्तीन में है, वो अफ़गानिस्तान में है, वो पाकिस्तान में है, वो सीरिया में है, कहीं भी है, यमन में, उसके लिए मुश्किलात हैं। और उसके दीन के लिए आप देखिए, बाकी लोग तो वैसे ही आप समझे कि मज़ाहिब को उन्होंने छोड़ ही दिया, उनके लिए कोई मसला नहीं, जो मर्ज़ी कहते रहे। लेकिन आप एक मुसलमान, हम हुक्मरानों को छोड़ दें, तमाम मुसलमान अपने मज़हब से, अपने दीन से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है जानबूझ के उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाती है कि इनको इश्तियाल दिलाया जाए जानबूझकर, फिर उनको साबित करने की कोशिश की जाए कि ये तो जी देखें, ये तो बड़े बड़े बुनियाद परस्त हैं जी, ये तो इंतहा पसंद हैं जी, ये देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए उसामा गाजी साहब, इसमें मुस्तकिल बुनियादों पर काम करना होगा ना। ये तो नहीं है कि एक बयान दे के और फिर आप आराम से बैठ जाएं, इसको फॉलो करना पड़ेगा, इसका फॉलो अप करके और इस पर आगे चलना होगा। और मसला ये है कि जब जो दूसरे मुल्क हैं वो 8-10 मुल्क, बड़ी मुशीयतें हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स उनके ज़ेर असर हैं, मालियाती इदारे उनके ज़ेर असर हैं, उनके पास दर्जनों तरीके हैं किसी भी मुल्क को जो है वो उसके गिर्द घेरा तंग करने के। हमारा मसला ये है कि हमारा आपस में इत्तफाक नहीं है। मुआशी तौर पे हम जितने भी इस्लामी मालिक हैं वो इतने कमज़ोर हैं, और जो हमारे मुआशी तौर पे ताकतवर मुल्क हैं वो फिर और मसलतों में आ जाते हैं। वो फिर अपने कारोबार, अपने कारोबारी तल्लुकात, अपने ज़ाती मफादात, वो इन चीज़ों को देखने लग जाते हैं। तो ये अफसोसनाक एक सूरत हाल है। लेकिन इसमें होना यही चाहिए कि हमारा जो OIC का फोरम है उसको दीगर जो फोरम्स हैं उनको मुस्तहकम होना होगा, मजबूत होना होगा, मौसर होना होगा, इत्तफाक पैदा करना होगा, तब जाके और हम इस हवाले से कोई ना कोई इक़दाम कर सकते हैं। कम अज़ कम हम ये देखते हैं कि चलें तमाम मिलकर किसी सतह का, सिफारती सतह का बाइकआउट करें, माशी सतह का बाइकआउट करें, कम से कम इतना तो नज़र आए ताकि वो मुल्क 100 दफ़ा सोचे कि जिस मुल्क में कोई ऐसी हरकत हो रही है तो वो उसको पकड़े। ये हरकतें होती रहेंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।